Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin our today's MCQ session. First question: which of the following antibodies occurs as pentameric structure? इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाला एंटीबॉडी है। IgA, IgG, IgE, IgM। The right answer is option D, IgM। आइए इसके बारे में जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। IgM has a pentameric structure because it consists of 5 immunoglobulin subunits। इम्यूनोग्लोबुलिन M को हम पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन का निर्माण 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स की सब यूनिट्स के मिलने पर होता है। इसे याद रखने का तरीका है, जैसे कि आप M लिखते हैं तो इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर एक सब यूनिट को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से M में 5 सब यूनिट हो गई, तो IgM एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाला immunoglobulin है। IgM is also called millennial molecule because it is heavy molecule with a molecular weight of 90,000 to 1 lakh। इम्यूनोग्लोबुलिन का जो इम्यूनोग्लोबुलिन M जो है उसे हम मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 90,000 से 1 लाख के अप्रॉक्स होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी सभी इम्यूनोग्लोबुलिन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं उन्हें हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन: फुट ड्रॉप अकर्स ड्यू टू। फुट ड्रॉप होने का क्या कारण है, इसे आपको बताना है। सियाटिक नर्व में इंजरी होना, सुपरफिशियल पेरोनियल आर्टरी में डैमेज होना, डीप पेरोनियल नर्व में इंजरी होना या ब्रैकियल प्लेक्सिस में इंजरी होना। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डीप पेरोनियल नर्व में इंजरी होना। अगर किसी भी पेशेंट की डीप पेरोनियल नर्व में इंजरी हो जाए तो वो अपने फुट को डॉर्सीफ्लेक्स नहीं कर पाएगा। यही कंडीशन फुट ड्रॉप कहलाती है। इसे एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट हुआ और इस पेशेंट को हॉस्पिटल में लंबे समय तक ट्रीटमेंट के लिए एडमिट रहना है, तो लंबे समय तक लेटे रहने के कारण पेशेंट का जो फुट वाला एरिया है, इस एरिया में यहाँ पर मौजूद पेरोनियल नर्व पर दबाव पड़ेगा और इस दबाव के कारण वो डैमेज हो जाएगी और इस डैमेज के बाद पेशेंट का जो फुट वाला एरिया है वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉप हो जाएगा। पेशेंट का पैर इस जगह पर नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन वो पेरोनियल नर्व में इंजरी के बाद आगे की तरफ लटक जाएगा। इसी कंडीशन को हम फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। पेशेंट में फुट ड्रॉप ना हो इसके लिए फुट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पेशेंट के बेड में पैरों की तरफ लगा दिया जाता है और इस फुट बोर्ड के सपोर्ट से पेशेंट का जो फुट है वो सीधा रहता है, नॉर्मल पोजीशन में मेंटेन रहता है। इसमें प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द फुट ड्रॉप कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन: कंजेनाइटल एब्सेंस और क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूब्यूलर ऑर्गन इज कॉल्ड। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में अगर कोई बर्थ डिफेक्ट हो जिसके कारण उसकी बॉडी की कोई ओपनिंग या तो मौजूद ही ना हो या फिर किसी और जगह पर हो नॉर्मल पोजीशन से हटकर, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? फिस्टुला, अट्रेसिया, हर्निया या स्टेनोसिस। The right answer is option B, it is called atresia। इसे हम अट्रेसिया के नाम से जानते हैं। बॉडी में किसी जगह पर ओपनिंग का ना होना
या नॉर्मल जगह से दूसरी पोजीशन पर पाया जाना अट्रेसिया कहलाता है। आइए फिस्टुला क्या है और हर्निया क्या है इसे भी जान लें। फिस्टुला इज अ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू होलो स्पेसेस और अदर होलो ऑर्गन्स। मान लीजिए किसी न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के समय ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन है तो ये कंडीशन ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला कहलाएगी। ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में जो जनरली कनेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर किसी बच्चे में ये एबनॉर्मल कनेक्शन मौजूद है जन्म से, तो इस कंडीशन को आप ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। फिस्टुला शब्द का मतलब है एक एबनॉर्मल कनेक्शन, किन्हीं दो ऑर्गन्स या पार्ट के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन इज कॉल्ड फिस्टुला। हर्निया क्या है? Hernia is a abnormal exit of tissue or organ such as bowel through the wall of cavity in which normally resides। हमारे बॉडी में बॉडी कैविटी में मौजूद किसी ऑर्गन का उस नॉर्मल बॉडी कैविटी से बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाना, बाहर की तरफ निकल जाना हर्निया कहलाता है। जैसे कि एब्डोमिनल हर्निया की बात की जाए तो हमारे जो एब्डोमिन में इंटेस्टाइन मौजूद है और ये इंटेस्टाइन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के बाद अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर बॉडी से बाहर की तरफ निकलने लगे तो ये कंडीशन हर्निया है। मैटरनल मॉर्टिलिटी इज मैक्सिमम इन। मैटरनल मॉर्टिलिटी किस पीरियड में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी पोस्टपार्टम पीरियड में, ऑप्शन सी एंटीपार्टम पीरियड में, ऑप्शन डी पेरीपार्टम पीरियड में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम पीरियड में। मैटरनल मॉर्टिलिटी, यहाँ मॉर्टिलिटी शब्द का सिंपल मीनिंग होता है डेथ। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी शुरू होने से लेकर प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद यानी बच्चे की डिलीवरी होने के बाद 42 दिन तक यदि मदर की डेथ किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड कारण से होती है तो इसे हम मैटरनल मॉर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद से लेकर डिलीवरी होने के बाद के 42 डेज तक अगर मदर की डेथ किसी प्रेगनेंसी रिलेटेड कारण के कारण हो जाए तो ये कंडीशन मैटरनल मॉर्टिलिटी कहलाती है। मैटरनल मॉर्टिलिटी डिलीवरी के बाद वाले पीरियड में यानी पोस्टपार्टम पीरियड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा याद रखिएगा, मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट करने के लिए 1 लाख लाइव बर्थ्स को बेस माना जाता है। ये डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2004 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन गुलियन-बेयर सिंड्रोम इज। गुलियन-बेयर सिंड्रोम में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीथिंग पैटर्न, पेशेंट में एयरवे और ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना। ऑप्शन बी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट पोजिशनिंग। ऑप्शन डी अर्ली मोबिलिटी। The right answer is option A, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीथिंग पैटर्न। आइए पहले बात करते हैं कि गुलियन-बेयर सिंड्रोम होता क्या है। जब किसी पर्सन में उसका इम्यून सिस्टम उसकी बॉडी की नर्व्स पर ही अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे तो ये डिजीज़ कंडीशन गुलियर-बेयर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। गुलियर-बेयर सिंड्रोम के अंदर पर्सन में धीरे धीरे पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और इस पैरालिसिस की शुरुआत
लोअर एक्सट्रीमिटीज से जनरली देखने को मिलती है। इसी वजह से इस प्रकार के डिजीज को, जीबीएस को हम असेंडिंग पैरालिसिस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसे एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि इस प्रकार की डिजीज से सफरिंग पेशेंट के पैरों में पैरालिसिस शुरू होता है और धीरे धीरे ये पैरालिसिस नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है और पूरी बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो जाती है। जीबीएस के पेशेंट में हमें उसके एयरवे और ब्रीथिंग पैटर्न को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए और उसे मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब ये पैरालिसिस ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो तो इसके कारण पर्सन के जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, लंग्स को मूवमेंट कराने वाली मसल्स हैं, इनमें भी पैरालिसिस हो जाए और पैरालिसिस के बाद पेशेंट के फेफड़े सांस नहीं ले पाएंगे, फूल या सिकुड़ नहीं पाएंगे और पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो याद रखिएगा, गुइलियन-बेयर सिंड्रोम के पेशेंट्स में पूरी बॉडी पैरालाइज्ड होती है और ये पैरालिसिस लंग्स को भी प्रभावित करेगा। इसी वजह से हमें उनमें जल्दी से जल्दी एयरवे को मेंटेन करना चाहिए, हो सके तो उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाना चाहिए। गुइलियन-बेयर सिंड्रोम में कई बार फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन हैंड्स और फीट में सबसे पहले देखे जाते हैं। हाथों में और पैरों में, हाथ के तलवों और पैरों पर, हाथ की हथेली और पैरों के तलवों पर प्रिकिंग सेंसेशन या फिर जिसे आप टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं वो होना और वीकनेस का फील होना, ये जनरली पहले देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड गैस फॉर लेप्रोस्कोपी? लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। The right answer is option A, it is carbon dioxide. लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर को आप सामान्य भाषा में दूरबीन द्वारा होने वाले ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल जो सर्जरीज होती हैं उनके अंदर जो कट लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है, वो काफ़ी बड़े होते हैं, जबकि दूरबीन वाली सर्जरी या लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अंदर हम जो है पर्सन की बॉडी में छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, इनमें बड़ा इंसिजन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के द्वारा पेशेंट के एब्डोमिनल कैविटी या पेल्विक कैविटी के ऑर्गन्स को कैमरा की मदद से विजुअलाइज किया जाता है। लेप्रोस्कोपी के अंतर्गत पेशेंट के, जैसे मान लीजिए एब्डोमिनल ऑर्गन्स को आपको चेक करना है, तो आप पेशेंट के एब्डोमेन वाले एरिया में स्मॉल कट्स लगाकर एक कट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंसर्ट करेंगे, जिसके कारण ये जो एब्डोमिनल वॉल है ये ऊपर की तरफ फूल जाएगी। अब कैमरा को अंदर मूव करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल पाएगा। अब इन होल्स से, जो कि आपने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी में विजुअलाइज करने के लिए बनाया है, यहाँ से एक होल में कैमरा इंसर्ट किया जाएगा और दूसरे होल से इक्विपमेंट इंसर्ट किया जाएगा और इस प्रकार से पर्टिकुलर ऑर्गन की सर्जरी या फिर उसका विजुअलाइजेशन करके डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेबेंडाजोल to a 4 years old child for pinworms, the nurse should observe the child for। अगर किसी 4 साल की उम्र के बच्चे को आप मेबेंडाजोल नामक ड्रग दे रहे हैं, जिसे कि पिनवर्म के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इस मेडिसिन को देने के बाद आप किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे? वॉर्म्स इन स्टूल, कन्वल्शंस, हाइपरटेंशन, punctuation। The right answer is option A, worms in the stool। इस मेडिसिन को देने के बाद हम बच्चे के स्टूल में वॉर्म्स तो नहीं, कीड़े तो नहीं,
इस चीज़ का असेसमेंट करेंगे। मेबेंडाजोल मेडिसिन मार्केट में जनरली आपको वर्मोक्स नाम से अवेलेबल मिलेगी। ये मेडिसिन पैरासाइटिक वॉर्म इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट के रूप में मेबेंडाजोल दी जाती है। इस प्रकार इस मेडिसिन से आप एस्कैरियासिस, पिनवॉर्म, हुकवॉर्म, गूनिया वॉर्म ये सभी इन्फेक्शंस ट्रीट कर सकते हैं। मेबेंडाजोल मेडिसिन को जनरली हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। मेबेंडाजोल की एक और मेबेंडाजोल से सिमिलर एक और मेडिसिन है एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल। हमारी बॉडी में क्लोराइड का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 135 to 145, 120 to 130, 98 to 107, 50 to 70 MEq/L. The right answer is option C, 98 to 107 milli equivalent per liter. Normal serum chloride level. Next question, confirmatory diagnostic test for multiple pregnancy is। किसी वुमेन में मल्टीपल प्रेगनेंसी है या नहीं, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? HCG, पाल्पेशन, अल्ट्रासोनोग्राम या फिर AFP? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनोग्राम कह दीजिए, अल्ट्रासोनोग्राफी कह दीजिए, या USC कह दीजिए, या सिंपल सोनोग्राफी कह दीजिए। इस प्रोसीजर के द्वारा हम प्रेग्नेंट वुमेन के वुंड में कितने फीटस हैं इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी को डायग्नोज कर सकते हैं। वुंब में एक से ज़्यादा बेबीज़ की प्रेजेंस मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी अटेंड बाय। किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है? क्वारंटाइन करना, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करना, इम्यूनाइजेशन करना, या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना। The right answer is option C, immunization. अपकमिंग एग्जाम्स के लिए लेवल ऑफ प्रिवेंशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। टोटल 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशंस होते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, फिर है प्राइमरी प्रिवेंशन, फिर है सेकेंडरी प्रिवेंशन, और फिर आता है टर्सरी प्रिवेंशन। प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन वह स्टेज है जिसमें किसी इंडिविजुअल के अंदर ना तो डिजीज़ होता है और ना ही डिजीज़ को कॉज करने वाले रिस्क फैक्टर्स। इस प्रकार की स्टेज के लिए इंटरवेंशंस के रूप में हम इंडिविजुअल पर्सन को एजुकेट करते हैं, या फिर टीवी पोस्टर्स, बैनर्स, या फिर रोल प्ले के द्वारा पूरे एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को एजुकेट करते हैं, जिसे आप मास लेवल ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत हम उस पर्सन को इंक्लूड करते हैं जिसमें डिजीज़ तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी लाइफ में रिस्क फैक्टर्स आ चुके हैं। जैसे कि पर्सन ने मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग शुरू कर दी, लेकिन उसे अभी लंग्स का कैंसर नहीं हुआ है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन की स्टेट मानी जाएगी। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम इस पर्सन को इंटरवेंशन के रूप में सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने की सलाह देंगे, साथ ही साथ उसे हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि प्राइमरी प्रिवेंशन में इंटरवेंशन क्या है, तो आप कहेंगे हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का उदाहरण है इम्यूनाइजेशन करना, उसे वैक्सीन लगवाना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंतर्गत वह लोग आते हैं जिनमें रिस्क फैक्टर था, जिसके कारण अब उसे डिजीज हो चुका है। अब इस स्टेट के अंदर पर्सन ने सिगरेट स्मोकिंग शुरू की और उसे अब लंग कैंसर हो चुका है, तो पर्सन सेकेंडरी प्रिवेंशन के तहत इस डिजीज को अर्ली स्टेट में आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करना इंक्लूड किया जाएगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या इंटरवेंशंस इंक्लूड किए जाते हैं, तो आप बताएंगे अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन, सॉरी ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। लास्ट आता है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन के अंतर्गत पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जिससे कि उसकी कंडीशन पहले से बेहतर हो रही है और वो अब डिजीज होने से पहले जिस फंक्शनल स्टेट में था उसी फंक्शनल स्टेट में आने वाला है। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंतर्गत यदि आपसे पूछा जाए कि इंटरवेंशंस क्या हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, पहला डिसेबिलिटी लिमिटेशन और दूसरा रिहैबिलिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब है इस डिजीज के कारण पर्सन को और ज़्यादा नुकसान ना हो, कोई डिसेबिलिटी ना हो, और रिहैबिलिटेशन का मतलब है डिजीज से हुए नुकसान को पूरी तरह से ठीक करना ताकि पेशेंट अपने डिजीज होने से पहले जिस फंक्शनल स्टेट में था उसमें आ जाए। एक बार समराइज्ड वे में लेवल ऑफ प्रिवेंशन और इसकी इंटरवेंशन को रिवाइज कर लेते हैं। 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। सबसे पहले है प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन और इसमें इंटरवेंशन आएगी इंडिविजुअल एजुकेशन या मास लेवल ऑफ एजुकेशन। फिर आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, इसके अंदर इंटरवेंशन होगी हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। फिर थर्ड नंबर पर आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन और इसके अंदर इंटरवेंशंस आएंगी अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। लास्ट आता है टर्सरी प्रिवेंशन और इसके अंदर इंटरवेंशन आएगी डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इन द अफेक्टिव लेवल आफ्टर कम्युनिकेशन द हेल्थ एजुकेशन मीन्स चेंज इन। अगर किसी पर्सन को आप हेल्थ एजुकेशन देकर उसके लेवल में चेंज देख रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड चेंज इन एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल और ऑल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज चेंज इन एटीट्यूड। किसी भी पर्सन में हेल्थ एजुकेशन देने के बाद उसमें अफेक्टिव लेवल का चेंज आना चेंज इन एटीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। कम्युनिटी में मौजूद हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? लैब टेस्ट, सर्वे, कैंप या हेल्थ एजुकेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्वे। सर्वे करके हम कम्युनिटी के लोगों में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या यूं कहें कि कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअसेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट इज। किसी भी क्लाइंट का रीअसेसमेंट करना क्या है? ऑप्शन ए, कैरिड आउट व्हेन द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। जब पेशेंट डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन करता है तब इसे किया जाता है। डन एज पर द नर्सेस कन्वीनियंस, जैसा भी नर्सेस को सुविधा हो उसके अनुसार किया जाने वाला प्रोसेस है ये। कैरिड आउट ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन, इसे एमरजेंसी के दौरान परफॉर्म किया जाता है। या फिर इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार किए जाने वाला प्रोसेस है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिंपल मीनिंग है रीअसेसमेंट का दोबारा से पेशेंट का असेसमेंट करना, दोबारा से पेशेंट की जांच करना, और ये हम लगातार करते रहते हैं जब तक कि पेशेंट की तबीयत बिल्कुल ठीक ना हो जाए। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। अगर किसी पर्सन को हार्ट फेलियर हो जाए तो उसे कौन सी मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आप दे सकते हैं? डिगॉक्सिन या फिर एनालप्रिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज डिगॉक्सिन। हार्ट फेलियर होने का मतलब है कि हार्ट हमारी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लड को बॉडी में पंप नहीं कर पा रहा है, ये कंडीशन हार्ट फेलियर है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम डिगॉक्सिन नामक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। डिगॉक्सिन मेडिसिन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे कि हार्ट पूरी बॉडी में इफ़ेक्टिवली ब्लड को पहुंचा सके। याद रखिएगा, डिगॉक्सिन मेडिसिन जो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर को बढ़ाती है, न कि हार्ट के नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। ये हार्ट रेट को कभी भी नहीं बढ़ाती, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को पावरफुल बनाती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। भारत की पहली सेंसस जो थी, जनगणना जो थी, वो कब हुई थी? 1911 में, 1901 में, 1991, 1891 में या 1881 में? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इन 1881। 1881 में पूरे भारत की कंप्लीट जनगणना हुई थी। और सेंसस या जनगणना का जो ये प्रोसेस है, हर 10 साल में एक बार किया जाता है। आखिरी बार 2011 के अंदर इंडिया में सेंसस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइसिनोसिस इज सीन इन। बाइसिनोसिस किस में देखा जाता है? आयरन फैक्ट्रीज में, ग्रेन फील्ड्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या सीमेंट फैक्ट्रीज में? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। बाइसिनोसिस जो कपड़े की मिलों में, कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनमें ये डिजीज़ देखने को मिलता है। बाइसिनोसिस एक प्रकार का ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। इसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 8 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले कंपोनेंट का नाम बताऊंगा और उससे संबंधित ऑक्यूपेशनल डिजीज़ को, ऑक्यूपेशनल हजार्डस डिजीज़ को आप बताएंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे कि कोल डस्ट, कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों को ये डिजीज़ होता है कोल डस्ट के कारण। यस राइट, इट इज़ एंथ्रेकोसिस। नेक्स्ट, सिलिका। सिलिका एक प्रकार की डस्ट है, मिट्टी है। पत्थरों की कटाई करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में जो पत्थर की कटाई से निकला जो पाउडर होता है वो जम जाता है, इसी को ही हम सिलिकोसिस कहते हैं। तो सिलिका के कारण सिलिकोसिस डिजीज होता है। नेक्स्ट आता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के कारण एस्बेस्टोसिस डिजीज होता है। इसे आप सिंपली लंग कैंसर के नाम से जान सकते हैं। आयरन, इसके कारण साइड्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट आता है केन फाइबर, यानी शुगर केन जो होता है, गन्ना होता है, उससे संबंधित जो काम करते हैं उन्हें हो सकता है बैगा एसोसिस। बैगा एसोसिस डिजीज कॉज्ड बाय द शुगर केन और केन फाइबर। नेक्स्ट आता है कॉटन डस्ट, जिसे हमने यहाँ पर डस्ट किया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटन का काम होता है, कपास का काम होता है, और इससे जो डस्ट निकलती है, कॉटन डस्ट, उससे होने वाला डिजीज़ है बाइसिनोसिस। इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है टोबैको। टोबैको वर्कर्स को टोबैकोसिस डिजीज़ हो सकता है। नेक्स्ट आता है लास्ट, ग्रेन फील्ड्स में काम करने वाले या फिर यूं कहें ग्रेन डस्ट से होने वाला डिजीज़ कौन सा है?
तो ये होता है फार्मर्स लंग्स डिजीज़। ग्रेन डस्ट या हे से होने वाला डिजीज़ है फार्मर्स लंग्स डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को किस प्रकार से रिमूव किया जाता है? क्लोरीन, वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। वॉशिंग सोडा मिलाकर हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। थैंक यू so much everyone for watching this complete video. Best of luck.